तो दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉपीडिया में। और मैं एडवोकेट जया ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ कि आरटीआई क्या होती है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई। तो आज मैं आपको आरटीआई से जुड़े सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आरटीआई क्या होती है, इसे कब लाया गया भारत में और इसका कर्तव्य क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, आप इसे कब फाइल कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप आरटीआई लगाकर नहीं पूछ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरटीआई क्या है और ये कब स्थापित हुई। तो दोस्तों आरटीआई जैसा कि आप समझ सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी विषय में अगर सूचना चाहिए तो वो आरटीआई लगवाकर कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आरटीआई। अच्छा, ये कब स्थापित हुई? ये स्थापित हुई भारत में 15 जून 2005 को इसको लाया गया और वो इसलिए लाया गया था ताकि जो हमारे नागरिक हैं भारत के वो जागरूक हो सके। ठीक है, फिर दूसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों आरटीआई के कर्तव्य क्या हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने सूचना मांगी है, जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति ने किसी के लिए किसी भी चीज़ के लिए सूचना मांगी कि भाई ये पुल कब बनेगा, आरटीआई लगा दी किसी ने, ये पुल कब बनेगा, तो गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि भाई उस व्यक्ति को पूरी सेटिस्फाई करने वाली सूचना दी जाए। ठीक है, उस पुल के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन दी जाए कि इसका इतना काम हो चुका है, इसका इतना काम बाकी है, इसमें इतना बजट लग चुका है, इतना बजट इसका बाकी है जो कि आने वाले काम में लगेगा। और ये या तो उसको एक निश्चित अवधि बताई जाए कि इस समय तक पूरा हो जाएगा, नहीं तो इसको आने वाले दिनों में इतना टाइम लग सकता है पूरा होने के लिए और इसका उद्घाटन तब होगा और फिर ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की पूरी सूचना उसको प्राप्त कराई जाए। पहला कर्तव्य तो इसका ये है। दूसरा दोस्तों ये है कि इसमें ये जिम्मेदारी होती है आरटीआई लगाने की, इसके ये कर्तव्य हैं कि जो भी काम है ना वो ट्रांसपेरेंसी मतलब एक तो पारदर्शिता में होना चाहिए और दूसरा है कि बिल्कुल एक जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए ताकि करप्शन ना हो सके। मतलब कुछ भी काम हिडन नहीं रहना चाहिए, छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। समझ लो, छुपे हुए से क्या मतलब करप्शन। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ पब्लिक के सामने नहीं आ रही है तो वो क्या है, कोई डार्क चीज़ है, कोई काली चीज़ है, जैसे कहते हैं काला धन है जिसको हमें पता ही नहीं, क्योंकि जो व्हाइट मनी होगी वो तो सामने रहेगी ना, लेकिन जो ब्लैक मनी होगी वो ही हमेशा छुपी रहती है। तो आरटीआई एक ऐसी चीज़ है जो कि कामों में, गवर्नमेंट के कार्यों में ये सब क्या करता है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाता है और उनको जिम्मेदार बनाता है। ठीक है, फिर है दोस्तों कि इसके लिए मतलब आरटीआई के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब केंद्रीय सूचना आयोग और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब राज्य सूचना आयोग की स्थापना की जाए। ठीक है, कि मतलब अगर आपको कोई केंद्र से जुड़ी सूचना चाहिए तो उसे केंद्र सूचना आयोग हैंडल करेगा और अगर राज्य से जुड़ी कोई सूचना चाहिए तो उसे राज्य सूचना आयोग करेगा। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं तो अगर आप दिल्ली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी रिलेटेड जो दिल्ली के अंदर आता है मतलब केंद्र सरकार के अंदर आता है, तो उसको सूचना कहाँ से मिलेगी, केंद्र सरकार से मिलेगी। लेकिन अगर आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं और आप मुंबई के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको आरटीआई कहाँ लगानी पड़ेगी, आपको राज्य में मतलब जो राज्य का सूचना आयोग है वहां पर आरटीआई लगानी पड़ेगी, वहां से वो इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर आपको मिलेगी। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी प्राधिकारी ऑफिसर और सभी डॉक्यूमेंट्स को वो लोग कैसे रखेंगे, सूचीबद्ध और तालिकाबद्ध रखेंगे, ताकि जब हमें किसी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देनी हो तो हमें उसको ढूंढना ना पड़े, उसको मशक्कत ना करनी पड़े कि एक फाइल इधर पड़ी है, एक फाइल उधर पड़ी है। कभी कभी तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं अपने हाथ खड़े कर दे कि हमारे पास कुछ डाटा नहीं है जी, हम कहाँ से इन्फॉर्मेशन दे, है ना। तो ऐसी कंडीशन ना आए कि हमें ढूंढना पड़े और सामने वाले व्यक्ति को मना करना पड़े कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है या ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने आरटीआई लगाई है तो उसका रिप्लाई देना अनिवार्य है, ये कानून है और एक नागरिक का अधिकार भी है। ठीक है, और इसमें फिर तीसरा है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटराइज्ड किया जाए। अब देखिए इसमें हम मतलब आगे मैं आपको और भी बताऊंगी कि आप आरटीआई के जो सूचना मांग रहे हैं वो आपको किस किस के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, लेकिन उसका एक छोटा सा एक हम जान लेते हैं पॉइंट कि वो कह रहा है कि सभी प्राधिकारी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो सभी सूचना को, सभी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटराइज्ड रखेंगे, अलग अलग फोल्डर बना के अलग अलग सूचना रखेंगे, ताकि अगर कोई व्यक्ति बाय ईमेल के जरिए या फिर पीडीएफ के जरिए सूचना लेना चाहता है तो उसको कंप्यूटर से ही सर्च करके तुरंत चुटकियों में उसको सूचना दी जाए और आरटीआई का निपटारा किया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों हम ले लेंगे कि मान लीजिए कि आपने कोई सूचना लगाई,
जैसे आप राज्य की सूचना लगा रहे हैं, आप दिल्ली में हैं कि भाई मुंबई में ये क्या हो रहा है, या ये काम कब तक होगा मुंबई में, या ये काम ऐसा क्यों हुआ, और ये सूचना आपने लगा दी केंद्र सुरक्षा उसमें आयोग में, मतलब केंद्र सूचना आयोग में, ठीक है। तो अब ये हो गई गलत सूचना, क्योंकि आपको भेजनी थी राज्य आयोग में और आपने भेज दी केंद्र सूचना आयोग में, ठीक है। तो अब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, राज्य सूचना आयोग से। एप्लीकेशन आपने लगाई केंद्र सूचना आयोग में, मतलब अपने ही स्टेट में लगा दी, जबकि आपको दूसरे स्टेट की नॉलेज चाहिए। तो वहाँ का जो प्राधिकारी है, वहाँ का जो ऑफिसर है, वो उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई भेज देगा कि भाई जो सूचना तुमने मुझसे मांगी है वो सूचना मेरे पास नहीं है, तुमने गलत जगह अपनी सूचना दर्ज करी है, और तुम्हें कहाँ पर सूचना लगानी है और किसके पास लगानी है और कैसे लगानी है, वो सारा प्रोसीजर वो आपको रिप्लाई एप्लीकेशन में भेज देगा। और अगर 5 दिन के अंदर अंदर वो आपको रिप्लाई नहीं करता है गलत सूचना जाने पे, तो आप एक अपील फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अपील फॉर्म भरने के बाद तब भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो उसमें एक दंड प्रक्रिया की भी बनाई गई है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उसमें आप अपील फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिला है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं कि दोस्तों आरटीआई का जवाब कब तक आता है। देखो, किसी भी आरटीआई का निपटारा ना 30 दिनों के अंदर अंदर किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी आरटीआई लगाई, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का वेट करना पड़ेगा उसका रिप्लाई आने में, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट काम है, थोड़ा लेट सवेर हो जाता है, लेकिन आपको रिप्लाई उसका ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 30 दिनों का 31 दिन भी हो सकता है। अगर वो 31 दिन होता है तो आपकी फीस भी वापस कर दी जाएगी। समझ रहे हैं आप, इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि 30 दिन का टाइम होता है जिसमें आरटीआई का रिप्लाई आना होता है, और अगर 30 दिन के अंदर आरटीआई का रिप्लाई नहीं आता है, रिप्लाई लेट हो जाता है, तो उस रिप्लाई के साथ आपकी फीस जो आपने लगाई होगी वो वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति के जीवन की या उसके स्वतंत्रता की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब जैसे मान लीजिए किसी को फांसी होनी है, तो आपको ये जानना है कि भाई इसको फांसी कब होगी। तो ये सूचना आपको 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी और उसकी स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30 दिन का वेट नहीं करना है, वह सूचना आपको 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। और दोस्तों इसका लास्ट पॉइंट या इसका लास्ट कर्तव्य ये है कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं ना, माने जो बीपीएल कैटेगरी होते हैं, उनके लिए आरटीआई की कोई भी फीस नहीं लगाई जाती। उनके लिए आरटीआई फ्री में होती है, उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो था इसके आरटीआई के कर्तव्य। अब हम बात करेंगे कि आरटीआई में आप क्या नहीं पूछ सकते। देखो, पूछ तो आप सब पूछ सकते हो, पूरा भंडार है, कुछ भी पूछ लो आप, इतना बड़ा देश है, कुछ भी पूछ सकते हो। लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आप क्या पूछ सकते हो, मैटर ये करता है कि आप आरटीआई में क्या नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि वह सूचना जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और रणनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक हित, ठीक है, और विदेश से संबंध पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। समझो, मतलब आप अगर अपने इंडिया की पूछना चाहते हो कि हमारे पास कितनी मिसाइलें हैं, कौन कौन सी मिसाइलें हैं, तो वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी, ऐसा पूछना भी मत। अगर आप भारत की अखंडता के बारे में पूछना चाहते हो कि भारत देश के किस किस देशों से रिश्ते खराब हैं, किस किस देशों से रिश्ते अच्छे हैं, तो ये भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल पागलों वाला क्वेश्चन है, आपको सूचना नहीं मिलेगी। तीसरा हम ले लेते हैं कि भारत की पूंजी कितनी है, भारत के पास कितना धन है, कितना गवर्नमेंट ने जोड़ रखा है सुरक्षा के लिए, तो ये सूचना भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आप ये पूछना चाहते हो कि भारत में सुरक्षा बलों पर कितना पैसा खर्च किया जाता है, तो ये सूचना भी आपको नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी आपको कोई भी सूचना नहीं मिलेगी जिस सूचना से भारत का अहित हो सकता है, भारत को नुकसान हो सकता है। अगर ऐसी सूचना आपको मिलने लग गई तो फिर तो आतंकवादियों के मजे ही आ जाएंगे ना, रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा भारत देश में। तो ये सब एक प्राइवेट वो हो गई इन्फॉर्मेशन जो एक आम आदमी को नहीं मिल सकती। और फिर भी अगर आप मान लीजिए एज अ एजुकेशनल बेस या फिर एज अ इंफॉर्मेशन बेस पे लेना चाहते हैं कि आप अपने IQ बढ़ाना चाहते हैं, GS बढ़ाना चाहते हैं, GK बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन 20 सालों के बाद मिलेगी। मतलब अगर अभी आप लगाओगे ना कि भाई भारत के पास कितनी मिसाइलें हैं, तो वो आपको अभी का डाटा नहीं देगा, 20 साल पहले का डाटा देगा कि 20 साल पहले इतनी मिसाइलें थी। और अगर आपको अभी का डाटा चाहिए तो अभी के डाटा के लिए 20 साल बाद आपको आरटीआई लगानी पड़ेगी, तब अभी का डाटा मिलेगा।
तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो 20 साल बाद मिलेगी, ठीक है। फिर आप दोस्तों किसी से पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे मान लीजिए कि भाई सलमान खान शादी कब कर रहा है, ठीक है, या फिर सलमान खान शादी क्यों नहीं कर रहा, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, मतलब ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी जो किसी की व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन होगी, व्यक्तिगत सूचना आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे उसमें सलमान खान में शाहरुख खान में लड़ाई हो गई, तो आप ये आरटीआई नहीं लगा सकते कि भाई क्यों लड़ाई हुई, अब इनकी सुलह कब होगी, आपको ऐसी कोई सूचना नहीं देगी क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। फिर दूसरा है, ठीक है, और आपको ऐसी सूचना भी नहीं दी जाएगी जिसमें किसी व्यक्ति का अपमान हो रहा हो या उस अपमान की एडवर्टाइजमेंट हो रही हो कि देखो देखो ऐसा हुआ है, ठीक है, वो सूचना भी नहीं मिलेगी। अच्छा, संसद या फिर राज्य विधानसभा के विशेष अधिकारों की आपको सूचना नहीं मिलेगी। देखो विशेष अधिकार क्या होते हैं, जैसे संसद का कोई सदस्य है या विधानसभा का कोई सदस्य है तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसे सबसे स्पेशल विशेष अधिकार यही है कि आप संसद में अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि भाई संसद का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है जो, उसने ऐसा विचार क्यों रखा, क्यों नहीं रख सकता, वो उसका अधिकार है कि वो अपना कोई भी विचार रख सकता है, ठीक है। तो आप उनके विशेष अधिकार पर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। फिर है दोस्तों वाणिज्यिक विश्वास, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं हूं, अब आप मेरे बारे में ये जानना चाहते हैं कि भाई इसके कितने शेयर्स हैं, इसने कितने शेयर्स मार्केट में लगा रखे हैं, उससे इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप ये सब नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि वो एक मेरा विश्वास है, मेरी पूंजी है, उस पर मैं निर्भर हूं, तो वो एक तरह से मेरा व्यक्तिगत मामला हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप किसी से वाणिज्यिक की मतलब अकाउंट हैंडलिंग की भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। फिर दूसरा, आप किसी से व्यापार की इन्फॉर्मेशन भी नहीं ले सकते। आप ये नहीं पूछ सकते कि अमिताभ बच्चन का घर परिवार कैसे पल रहा है या वो कितना कमा रहा है अभी भी इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी, आप ये सब नहीं पूछ सकते। गोपनीयता मतलब किसी के पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ठीक है। किसी की बौद्धिक संपदा मतलब पर्सनल एसेट्स नहीं पूछ सकते कि मतलब कितनी इसके पास जमीन जायदाद है और ये कितनी और लेगा। अब किसको क्या पता कि सलमान खान कितनी और प्रॉपर्टी लेने वाला है, किसी को नहीं पता ना, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। अब नेक्स्ट हमारा ले लेगा कि आपको सूचना कौन देगा। देखो ये सबसे अच्छा पूरे विषय में क्वेश्चन है कि आपको सूचना कौन देगा और आपको सूचना कहाँ से मिलेगी और आपको आरटीआई कहाँ पर लगानी पड़ेगी जिससे आपको पूर्ण सूचना मिले। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, देखो अगर आप लोकसभा के बारे में कुछ नॉलेज लेना चाहते हो कि मान लीजिए कि आपको पता है कि लोकसभा में बहस वगैरह आर्गूमेंट्स वगैरह चलती रहती हैं, तो आप मान लीजिए एक हफ्ता पहले की या फिर एक साल पहले की आर्गूमेंट्स की वीडियो चाहते हैं, ठीक है। अब तो अगर आपको लोकसभा से कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ सूचना चाहिए तो आपको आरटीआई लगानी पड़ेगी लोकसभा अध्यक्ष को। ऐसे ही राज्यसभा से कुछ सूचना चाहिए तो वहाँ के अध्यक्ष को लगानी पड़ेगी। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय से कोई जजमेंट चाहिए, किसी केस की जजमेंट चाहिए आपको, ठीक है, तो वो या फिर कोई भी सूचना चाहिए आपको सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से, तो आपको आरटीआई कहाँ लगानी पड़ेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगानी पड़ेगी। हाई कोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको चीफ जस्टिस पे लगानी पड़ेगी, वही आपको सूचना देगा, वही बताएगा कि इसको कितनी सूचना देनी है, कैसे देनी है। अगर आपको मान लीजिए कोई और सूचना चाहिए तो वो कौन सूचना देगा? एक तो देगा आपको राष्ट्रपति और एक देगा राज्यपाल। राष्ट्रपति देगा आपको केंद्र की सूचना, ठीक है, और राज्यपाल देगा आपको पूरे राज्य की सूचना। फिर उसके बाद बाकी जो रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना, जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी सूचना आपको कहाँ से मिलेगी? उनके डिपार्टमेंट से मिलेगी। अब देखिए कि उनका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है या उनका मैनेजर या अध्यक्ष कौन है उस कंपनी का, उसको आपको लगानी पड़ेगी आरटीआई और फिर वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर तो दोस्तों अब 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है कि आरटीआई फाइल करने का प्रोसीजर, कि आप आरटीआई फाइल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीआई फाइल करने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आरटीआई आप ऑनलाइन फाइल कर दीजिए, अगर आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते तो आप आरटीआई ऑफलाइन फाइल कर दीजिए। अब आरटीआई ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर है वो जान लेते हैं। देखो अगर आपको आरटीआई ऑनलाइन फाइल करनी है तो आपको rti.online.gov.in की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको सबमिट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर वहाँ पर आपसे एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म में आप अपनी मतलब नेशनलिटी, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे एक बहुत चौड़ा सा कॉलम, बहुत बड़ा सा कॉलम बना होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं उस कॉलम में वो इन्फॉर्मेशन भर दीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप किसी और लैंग्वेज में भी वो लिख सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद फीस का ऑप्शन आएगा। फीस होगी दोस्तों इसकी 1 से 100 रुपये के बीच में कुछ भी फीस हो सकती है, ज़्यादा फीस नहीं होती, 1 से 100 रुपये के बीच में फीस हो सकती है। और फीस आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डिमांड ड्राफ्ट डीडी किसी से भी भर सकते हैं, ठीक है। तो फिर फीस का ऑप्शन आएगा। और अगर आप बीपीएल कैटेगरी से हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बीपीएल लोगों के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन आपको बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी उसमें अटैच करनी पड़ेगी, मतलब अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो अपलोड करके उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद, ठीक है, मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, मतलब एक ओटीपी टाइप का, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। 24 से 48 घंटों के बीच में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा आरटीआई का जो भी आपने लगाई होगी। और अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप दोबारा इसी वेबसाइट पे जाइए rti.online.gov.in और फिर वहाँ पर एक अपील फॉर्म आता है, अपील फॉर्म भर दीजिए। अपील फॉर्म भरने के बाद तो ऑफिशियली आपको वो रिप्लाई मिल ही जाएगा जो भी आप मांगना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो था प्रोसीजर दोस्तों आरटीआई ऑनलाइन फाइल करने का। अब ऑफलाइन का देख लेते हैं। ऑफलाइन का बहुत सीधा सा प्रोसीजर है। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है आरटीआई 15 जून 2005, ठीक है। मतलब पता लगना चाहिए कि आप आरटीआई लिख रहे हैं। उसके बाद जिसको भी आप लिखना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए, अध्यक्ष, किस उसका एड्रेस लिख दीजिए, किस विषय में लिख रहे हैं वो लिख दीजिए और आपको कौन सी सूचना चाहिए वो लिख दीजिए और आप उस सूचना को कैसे मांगना चाहते हैं। देखिए एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब आरटीआई लगाते हैं तो आप बाय वीडियो भी वो सूचना मांग सकते हैं, बाय ऑडियो मांग सकते हैं, बाय मॉडल के द्वारा मांग सकते हैं, लिखित में मांग सकते हैं, ठीक है, बाय एप्लीकेशन मांग सकते हैं, बाय स्पीड पोस्ट मांग सकते हैं, बाय ईमेल मांग सकते हैं। आप कैसे भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑडियो में, वीडियो में या मॉडल के जरिए लेना चाहते हैं तो उसमें आपको अपनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। वो जो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वीडियो वगैरह का वो सबमिट करना पड़ेगा और आपको आरटीआई किसी भी रूप में मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर दोस्तों ये तो हो गई ऑफलाइन की कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, अपना एड्रेस, उसका एड्रेस डालिए, विषय डालिए और अपनी जो भी कन्फ्यूजन है वो डाल दीजिए, ठीक है। और फिर उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए उसी के डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। स्पीड पोस्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ उसकी स्लिप आप अपने पास रख लीजिए। फिर उसका भी यही है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है कि आरटीआई के फ़ायदे व नुकसान। देखो आरटीआई का फ़ायदा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अधिकार जो है ना आरटीआई का वो मतलब आम आदमी के पास है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए थे कि आप किसी की व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, ठीक है। और संसद के विशेष अधिकार की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। वो आप वीडियो को प्रीवियस करके देख सकते हैं कि आप क्या क्या नहीं ले सकते सूचना में, बाकी आप सारी सूचना ले सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा है इसका फ़ायदा ये भी कि आप घर बैठे सूचना ले सकते हो, आपको कहीं जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है फाइल ले जाके, ठीक है। फिर तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपको इसमें भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी रोकथाम होती है। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ पारदर्शिता के साथ होता है। जो भी हो रहा है सब तालिकाबद्ध होता है, सूचनाबद्ध होता है, रिटर्न में होता है, हर चीज़ का एक प्रूफ होता है गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए करप्शन होने के चांसेस आरटीआई के थ्रू कम होते हैं, ठीक है। और फिर सरकारी प्रशासन की खुलाई रहती है। जो भी सरकार काम करती है वो सब खुले में करती है, कुछ भी हिडन नहीं रहता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की कि आरटीआई के नुकसान क्या। देखो जैसा कि आप सब लोग जानते हो अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसका नुकसान भी होता है, ठीक है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन फ़ायदे और नुकसान उसके दोनों होते हैं। तो फ़ायदे की हमने बात कर ली, अब नुकसान की बात करते हैं। तो नुकसान है जैसे दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, अब वो चाहे आपके थ्रू हो चाहे डिपार्टमेंट के थ्रू हो, कभी कभी गलत सूचना मिल जाती है। जो आपने भेजा होता है आपको वो पूर्ण रूप से सूचना नहीं दी जाती। समझी वाली सूचना जो समझ में ही नहीं आ रही वो सूचना किसी और विषय के बारे में सूचना मिल जाती है, ठीक है। एक तो ये होता है कि समझी और गलत सूचना मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है कि देर से सूचना मिलती है। भाई सरकारी काम है तो टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार के पास बहुत प्रेशर होता है, पूरा देश का प्रेशर होता है काम का, तो इसलिए देर से सूचना मिलती है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा, नुकसान तो है लेकिन इसमें एक फ़ायदा भी है कि अगर आपको देर से सूचना मिल रही है तो आपकी फ़ीस को वापस कर दिया जाएगा। फिर है तीसरा कि इसमें आप जैसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं ले सकते। आप देखो जैसे अब मान लो आप किसी के दोस्त हो तो आपको दोस्त होने के नाते इतना पता लग जाएगा कि आप आरटीआई लगा के भी नहीं पता कर सकते उसके बारे में, समझ रहे हो ना। तो आप एक दोस्त बन के उससे वो पूछ लोगे जो आप आरटीआई से नहीं पूछ सकते। तो आप किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो लीगल ओपीडिया को फॉलो करें। थैंक यू।